नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फिजिक्स की इस क्लास के अंदर। कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का सिलेबस हम स्टार्ट कर चुके हैं और पहला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट वीडियो से हम लोग न्यूमेरिकल पे काम कर रहे हैं और हमने लगभग 10 न्यूमेरिकल यहाँ कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, अभी आज हम लगभग इसके 2300 न्यूमेरिकल हैं। तो जितना इस वीडियो के माध्यम से जितने न्यूमेरिकल होते हैं वो मैं करवा देता हूँ और फिर नेक्स्ट वीडियो यानी जो कि अगला नया जो वीडियो होगा, अगली यानी कल की जो क्लास होगी उस क्लास के अंदर हम बच्चे हुए न्यूमेरिकल कर लेंगे और साथ ही अपना नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए हम काम शुरू करते हैं। और 11 नंबर जो न्यूमेरिकल है वो अपने पास कौन सा है उसके बारे में चर्चा करते हैं। बुक आपके पास होनी चाहिए बेटा, जैसे कैसे भी करके बुक की व्यवस्था करो। उसके लिए चाहे आप इंटरनेट से वो किताब डाउनलोड कर लो, उसकी PDF मिल जाएगी आपको आराम से, वहाँ से आप बुक डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और नेट पर बहुत सारी साइट्स है ऐसी जहाँ पर NCERT बुक स्पेशल आपको मिल जाएगी। इसके अलावा ये आप पुरानी जो बुक है वो भी आपको मिल जाएगी। इससे आपको आसानी से मतलब जो न्यूमेरिकल है वो निकालने में आसान होगा बेटा काम। तो बुक आपके पास होनी चाहिए बेटा। जैसे देखो 11वां सवाल कह रहा है कि ऊन से रगड़ने पर कोई पॉलीथीन का जो टुकड़ा है वो 3 गुना 10 की घात -7 से ऋणावेशित हो जाता है। देखो प्रश्न ये कह रहा है कि जो पॉलीथीन का टुकड़ा है, ठीक है, उस पॉलीथीन के टुकड़े पर जब जैसे वही बात जो कल हमने पढ़ा था, कांच और रेशम के टुकड़े के संबंध में आपने बात पढ़ी थी और हमने ये कहा था कि रगड़ने से पहले वो अनावेशित होती है, मतलब जितने उस पर धनावेश है उतने ऋणावेश होते हैं, बराबर मामला होता है। जैसे ही उनको आपस में रबिंग किया जाता है, आपस में रगड़ा जाता है, तो रगड़ने से क्या होता है, एक आवेश से एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित हो जाते हैं। इस दौरान जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जाकर बैठते हैं वो वस्तु तो ऋणावेशित हो जाती है और इलेक्ट्रॉन जिस वस्तु से ट्रांसफर हुए हैं वो वस्तु धनावेशित बच जाती है। तो ठीक इसी प्रकार का एक उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है कि ऊन के कपड़े ऊन से रगड़े जाने पर एक पॉलीथीन है, ये भी एक इसका उदाहरण है, पॉलीथीन का टुकड़ा ऋणावेशित हो जाता है। मतलब ऊन से रगड़ने से पहले एक तरफ ऊन थी, जैसे सपोज ये ऊन है और एक तरफ हमने पॉलीथीन ले ली, तो रगड़ने से पहले इस पर जो चार्ज था वो इक्वल था, मतलब ये भी उदासीन था और ये भी उदासीन था। लेकिन जैसे ही इनको आपस में रगड़ने के बाद में इस पॉलीथीन पर ये आवेश आ जाता है, वो भी ऋण आवेश, यानी ये जो आवेश है वो नेगेटिव चार्ज में आ जाएगा। स्पष्ट बात है, क्योंकि ये पॉलीथीन सवाल वाला कह रहे हैं कि ऊन से रगड़ने पर पॉलीथीन इस आवेश से ऋण आवेशित हो जाती है, यानी पॉलीथीन पर इतना ऋण आवेश आ जाता है। अब प्रश्न क्या कह रहा है, ये ऋणावेश आया कहाँ से, क्योंकि जैसे इसको रगड़ा तो रगड़ने से हुआ क्या कि ऊन से इलेक्ट्रॉन निकले, ऊन से क्या निकले, इलेक्ट्रॉन, और वो सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉलीथीन पर चले गए। इसी वजह से पॉलीथीन ऋणावेशित हो गई। अब जब पॉलीथीन जो है वो ऋणावेशित हो गई तो अपना जो ऊन का जो कपड़ा है या जो ऊनी वस्त्र जो भी है वो धनावेशित हो जाएगा। समझ गए बात मेरी, ये पोजीशन हमने कल भी पढ़ी थी। अब सवाल क्या चाह रहा है आपसे, सवाल ये कह रहा है कि नंबर 1 बात, 2 क्वेश्चन है इसमें, स्थानांतरित किस पदार्थ से किस पदार्थ में, यानी आवेश का स्थानांतरण तो हो रहा है, किस पदार्थ से किस पदार्थ में, कन्फर्म है, ऊन से इलेक्ट्रॉन पॉलीथीन में जा रहे हैं। ठीक है, तभी पॉलीथीन नेगेटिव चार्ज आ गया। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी है तो मैं यहां लिखूंगा, चूंकि रगड़ने पर ऊन से इलेक्ट्रॉन पॉलीथीन पर जाते हैं। अब कितने इलेक्ट्रॉन गए भाई, कितने इलेक्ट्रॉन गए, तो देखो टोटल चार्ज कितना गया, इतना चार्ज इस पे आ गया, नेगेटिव चार्ज इतना आ गया, तो हम इलेक्ट्रॉन की संख्या भी निकाल सकते हैं, वो भी आवेश के क्वांटम सिद्धांत से, Q = Ne। ठीक है, अब Q किस गए, आपको बताया -3 × 10 की पावर -7 हो गया। एन नंबर आपको निकालने की कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, ई का मान आपको पता है 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम होता है। अब इलेक्ट्रॉन के लिए पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव से नेगेटिव आ जाएगा, देन एन = आ जाएगा 3 × 10 की पावर -7 अपॉन माइनस का 1.6 × 10 की पावर -19। यहाँ से आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता चल जाएगा कि यहाँ से
ऊन से कितने इलेक्ट्रॉन पॉलीथीन पर गए जिसकी वजह से पॉलीथीन पर ये ऋण आवेश आ गया। तो उसके लिए आपको आवेश का क्वांटम सिद्धांत लगाना पड़ेगा, और आवेश का क्वांटम सिद्धांत कहता है कि किसी वस्तु से दूसरी वस्तु में जब आवेश का आदान प्रदान होता है तो एक निश्चित संख्या के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। तो आवेश का कितना आदान प्रदान हुआ, इतना आवेश आदान प्रदान हुआ, और वो आवेश जो आदान प्रदान हुआ वो एक संख्या का पूर्ण गुणज है। अब ये बताना है कि कितना गुना, तो ये पूर्ण गुणज का मान यानी इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से स्थानांतरित हुए। ये आपका 11वें क्वेश्चन का पहला पार्ट है, यानी 11वें का ए पार्ट है। उसके बाद में 11वें का बी पार्ट क्या कह रहा है, वो भी बहुत सिंपल है कि ये कह रहा है कि क्या ऊन से पॉलीथीन पर संहति का स्थानांतरण होता है क्या। संहति मतलब द्रव्यमान। क्या ऊन से पॉलीथीन पर संहति का मतलब क्या होगा, द्रव्यमान का स्थानांतरण होता है क्या। बिल्कुल होगा। ये बात मैंने आपको नोट में भी लिखाई थी, क्योंकि ऊन से इलेक्ट्रॉन्स निकलकर कहाँ जा रहे हैं, पॉलीथीन पर जा रहे हैं, और जब इलेक्ट्रॉन पॉलीथीन पर जाएंगे तो यहाँ पर पॉलीथीन पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी। चूंकि संहति का स्थानांतरण, मैं कहूँगा स्थानांतरण होगा, और ये कहूँगा कि पॉलीथीन जो है अपनी, पॉलीथीन पर कितने इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन सर, n इलेक्ट्रॉन। पॉलीथीन पर इलेक्ट्रॉन कितने, n इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं सर, टोटल चार्ज इतना था और इस चार्ज में टोटल इलेक्ट्रॉन इतने आते हैं, तो इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं तो उतना ही द्रव्यमान बढ़ जाएगा। भाई मान लो सपोज यहाँ से एक कल्पना करते हैं कि ऊन से पॉलीथीन पर 100 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, मान लो, तो पॉलीथीन पर 100 इलेक्ट्रॉनों का वजन बढ़ गया। इसलिए मैं कहा कि पॉलीथीन पर n यानी 100 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो कुल द्रव्यमान, तो कुल बढ़ा हुआ द्रव्यमान या जितना द्रव्यमान बढ़ा है, क्यों बढ़ा है, क्योंकि वो ट्रांसफर हुआ है। कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं, n इलेक्ट्रॉन गए। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, me। भाई मेरे पास 1 ग्राम का कोई वस्तु है और मैंने वो 1 ग्राम की वस्तु किसी दूसरी वस्तु 100 वस्तुएं वैसी दूसरी वस्तु पे डाल दी, तो 1-1 ग्राम की अगर 100 वस्तुएं वहां जाएंगी तो टोटल कितना गया, 100 ग्राम गया। ठीक उसी प्रकार इस द्रव्यमान के इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां से उठाओगे आप लोग, जो भी ये संख्या आती है वो यहां से लिखनी है, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान शायद मैंने कल भी बताया था आपको 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। यानी इस कंडीशन या इस प्रक्रिया के दौरान कुल इतना द्रव्यमान ट्रांसफर होगा और कुल इतने इलेक्ट्रॉन यहाँ से स्थानांतरित होंगे। बहुत ही सिंपल सवाल है और आराम से आप इस सवाल को कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद में 12वां क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो मेरे को बोर्ड से ये चीज़ हटानी पड़ेगी, तो आप ये थ्योरी यहाँ से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, साथ साथ न्यूमेरिकल करोगे, रफ कॉपी में कर लिया करो। पहले मैं बार बार कहता हूँ रफ कॉपी में फटाफट लिख लिया करो, थोड़ा सा दिमाग लगाया करो कि भाई इस सवाल के अंदर अपने को क्या करना है, बहुत आसानी से ये काम हो जाएगा। चलिए हटाता हूँ मैं ये सवाल, और बाद में बेटा वगैरह देखिए मेन जो आपने रजिस्टर डाल रखा है जिसमें आप नोट्स तैयार कर रहे हो, उस रजिस्टर के अंदर आप ये सारे न्यूमेरिकल करो, दोबारा करो, अच्छी तरीके से करो, और मतलब आराम से तसल्ली से समझ के करो। ठीक है, पर्सन की बात आती है तो पर्सन फिलहाल मैं यहाँ बोल रहा हूँ, तो आपको पर्सन की ज़रूरत नहीं है, इतने में मार्केट वगैरह खुल जाएंगे, किताबें आ जाएंगी, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। फिलहाल आप इन चीज़ों को रजिस्टर में अच्छी तरीके से तैयार करके रखें बेटा। चलिए 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है 12वां प्रश्न भी, कि इसके भी 2 पार्ट इसने दिए हुए हैं। दो विद्युत रोधी, एक बात ध्यान रखना, 12वें क्वेश्चन पे डिपेंड ही 13वां क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो 2 विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोले हैं ए और बी, जिनके केंद्र के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। पहले सवाल समझो क्या कर रहा है, बहुत ही सिंपल सवाल है। 2 गोले हैं सर, पहला गोला जिसका नाम मैंने ए दे दिया, दूसरा गोला तांबे का गोला है, तो तांबे का मतलब चालक गोले हैं, उसका नाम बी है। 2 गोले हैं और इन दोनों गोलों के केंद्र के बीच की दूरी, क्योंकि सेंटर की दूरी पूछेगा, और ये बीच की जो दूरी होती है वो आर कहलाती है, वो 50 सेंटीमीटर दे रखी है। और बेटा 50 सेंटीमीटर का मतलब कितना होता है, 50 सेंटीमीटर का मतलब होता है 50 × 10⁻², यानी 0.5 मीटर कह दो, एक ही बात है। क्यों भाई, इसको मैं 0.5 मीटर कह सकता हूँ, 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, तो 50 सेंटीमीटर में 0.5 मीटर होगा, ये बीच की दूरी होगी। ये सवाल है अपना।
दो गोले हैं ए और बी, बीच की दूरी दे रखी है, केंद्रों के बीच की दूरी, दोनों पर पृथक पृथक रूप से 6.5 गुणा 10 की पावर माइनस से 7 कूलाम आवेश है। सपोज मैंने कह दिया इस पे जो आवेश है उसकी वैल्यू क्यू ए है, इस पे जो आवेश है उसकी वैल्यू क्यू बी है, और यहाँ सवाल वाला क्या कह रहा है कि क्यू ए हो चाहे क्यू बी हो, दोनों पर अपना अपना आवेश है 6.5 गुणा 10 की पावर माइनस 7 कूलाम। मतलब इस पर भी यही आवेश है, इस पर भी यही आवेश है। कहने से पता चल रहा है यहाँ से कि दोनों पर समान प्रकार के आवेश हैं, तो अपने ये आइडिया लगा सकते हैं कि जो भी कोई बल लगेगा तो प्रतिकर्षणी बल होगा, ये तो कन्फर्म है। इन्हें पारस्परिक इनके बीच में कितना प्रतिकर्षण बल लगेगा वो बतानी है। और अगला कह रहा है कि इस बीच की दूरी की तुलना में गोलों की त्रिज्या नगण्य मानी गई है। वो तो साफ नजर आ रहा है कि बीच की दूरी ये मानी है, तो इसमें गोलों की त्रिज्या इसमें साथ ही शामिल कर दी गई है, उसको नगण्य मानो। अपने को इनके बीच में पहला भाग कह रहा है इस सवाल का कि दोनों गोलों के बीच में प्रतिकर्षण बल बताओ। तो सर प्रतिकर्षण जो बल होगा उस प्रतिकर्षण बल का मान इस सूत्र से निकलेगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए क्यू बी बटे आर स्क्वायर। बोलो जी सही लिख रहा हूँ क्या सूत्र? इसको मैं समीकरण नंबर 1 दूंगा, बाद में दोबारा काम में लूंगा, क्योंकि पहले पर आवेश क्यू ए, दूसरे पर आवेश क्यू बी, बीच की दूरी आर। अब इस बल की कैलकुलेशन करना चाहो, कैलकुलेशन आप करोगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 गुणा 10 की पावर 9, क्यू ए और क्यू बी दोनों की वैल्यू ये है, तो 6.5 गुणा 10 की पावर माइनस 7 एंड 6.5 गुणा 10 की पावर माइनस 7 अपॉन आर स्क्वायर। देखो ये इसका पूरे का मान है, कई बार बच्चे भ्रमित हो जाते हैं। आर की वैल्यू सर 0.5 है, तो 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से बल आ जाएगा बेटा, ये बल कहलाता है न्यूटन में फोर्स आ जाएगा। इस बल को जब आप सोल्व करोगे ना तो ये लगभग उत्तर आता है 1.5 गुणा 10 की पावर माइनस 2 आता है। मैं बुक के हिसाब से बता रहा हूँ, 1.5 गुणा 10 की पावर माइनस 2 न्यूटन बल आता है। बाकी आप सोल्व करके देखना, ठीक है, क्योंकि मुझे इस वैल्यू की जरूरत पड़ेगी आगे, इसलिए मैंने ये वैल्यू यहाँ से किताब से देख के लिखी है। बाकी आप कैलकुलेशन कर सकते हो, सब समझदार हो इस चीज़ के संबंध में। अपने पास दो गोले थे ए और बी, पहले गोले पर आवेश वही था, दूसरे गोले पर भी आवेश वही था, दोनों गोलों के बीच की दूरी दे रखी थी और हमने बल की गणना कर ली, ठीक है। अब प्रश्न क्या कर रहा है दूसरा, पहला पार्ट यही है, दूसरा भाग कर रहा है यदि गोलों के आवेश की मात्रा को दुगना। अब ऐसा सवाल है ना, कई बार शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, यानी वैल्यू न देकर डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। तो अपने इस दूसरे सवाल को पूछे। दूसरा सवाल कह रहा है कि दोनों पर आवेश की मात्रा को दुगना और बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो बल कितना लगेगा। इसी का सेकंड पार्ट ये कह रहा है, सेकंड पार्ट ये कह रहा है कि यदि ये जो आवेश की मात्रा है, ठीक है, यानी क्यू ए और क्यू बी, यानी क्यू ए तथा क्यू बी को दुगना, दुगना दोनों को दुगना यानी डबल कर दो, तथा आर को आधा, आर को आधा करने पर नया प्रतिकर्षण बल, देखो बल तो चेंज होगा, ये तो कन्फर्म है। क्यों चेंज होगा? क्योंकि बल का मान इन्हीं पे डिपेंड करता है, आवेश और दूरी पर। अभी देखो आवेश को डबल कर दिया, दूरी को आधा कर दिया, तो ये बल तो चेंज हो जाएगा। नया बल क्या आएगा सर? नया बल ये आ जाएगा F डैश इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो कांस्टेंट है सर। क्यू ए को कर दिया दुगना, पहले क्यू ए था इसको 2QA कर दिया, मैं नहीं कर रहा, ये सवाल कर रहा है। दूसरे आवेश दूसरे क्यू बी को भी दुगना कर दिया, चलो जी। फिर दूरी को आधा कर दिया, यानी आर की जगह लिख दिया R/2 का स्क्वायर। नहीं समझे बात मेरी? यानी सूत्र वही है, सूत्र वही है, बस आवेश पहले आवेश की जगह डबल, दूसरे आवेश की भी जगह डबल, लेकिन आर दूरी को आर थी उसको R/2 लिख दिया, तो बल चेंज हो गया कि नहीं हुआ? अब कितना चेंज हुआ सर? F डैश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सेम चल रहा है, 2 × 2 यहाँ से 4 हो गए, QA QB ऐसा लिख सकता हूं, और नीचे आ जाएगा R²/4, क्योंकि R²/4, अब ये 4 ऊपर आएंगे तो ये बन गए 4 × 4 16, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA QB बटे R² आप इसको लिख सकते हो। बताओ ये चीज़ समझ में आई क्या? अब अगर आप ध्यान दो तो समीकरण 1 को मैंने इसीलिए यहाँ पर नामांकित किया था कि ये जो वैल्यू आई है ये अपना पुराने वाला बल है, जब आवेश शुरुआत में जैसी कंडीशन में था, तो इसकी जगह मैं F लिख दूँ तो नया बल आ जाएगा,
जो पहले बल लग रहा था उसका 16 गुना आएगा। समझ में आ गई बात मेरी। और पहले बल कितना लग रहा था सर? पहले बल तो लग रहा था 1.5 गुना 10 की पावर -2 न्यूटन का बल लग रहा था। तो अब जो नया बल लगेगा वो उसका 16 गुना लगेगा, और इसको सोल्व करके आप उस नए बल की वैल्यू निकाल सकते हो। समझ गए बात मेरी। इसी सवाल को अगर आप और डिटेल से करना चाहो, बाकी ये बहुत ही सिंपल मेथड है। कई बार बच्चे ऐसे भी कर लेते हैं, सर इसका दुगना कर दें। एक ही बात है, दुगना करोगे फिर दोबारा दुगना करोगे, इसका आधा करोगे, वो कैलकुलेशन करोगे तो वो भी इतना ही उतर आएगा। मैंने क्या किया, सूत्र से ही कैलकुलेशन करके एक रिजल्ट निकाल लिया कि जो पहले बल लग रहा था उसका 16 गुना आएगा, और यहाँ से डायरेक्ट इस वैल्यू को उठाकर कैलकुलेशन का मतलब मैंने छोटा रूप यहाँ आपके सामने रख दिया। ये तो हो गया अपना 12वां क्वेश्चन। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13वां क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और दोनों आवेश, ये बीच की दूरी वगैरह सब हम कॉमन रखेंगे, वो मैं यहाँ से हटाऊंगा नहीं। और प्रश्न क्या पूछता है वो अपने यहाँ पर देखेंगे। चलिए, अब प्रश्न ये कह रहा है 13 नंबर क्वेश्चन पर मैं आ रहा हूँ। अभी आपने नोट कर लिया होगा इसका स्क्रीनशॉट। चलिए जी, मैं यहाँ से हटा देता हूँ, बाकी ये वैल्यू मैं जो है वो रखूँगा भाई, ठीक है। ये वैल्यू वगैरह बाकी सब कुछ रखने वाला हूँ मैं। चलिए जी, बस ये 1-2 क्वेश्चन इसमें थोड़े से बड़े हैं, बाकी और सिंपल सी कंडीशंस हैं, सारे आराम से हो जाएंगे। सूत्र पर आधारित है, नई कोई चीज़ नहीं है। कल 1-2 सवाल किए थे वो दिशा वाले, वो भी इंपॉर्टेंट थे। इसके अलावा इनमें तो सीधी सीधी अपने को कंडीशन दी हुई है, उनके डायरेक्ट वैल्यू रखनी है और हम उत्तर निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। चलिए, प्रश्न ये कह रहा है 13वां, मान लो जो अपने 12 नंबर सवाल पढ़ा है, ये प्रश्न बोल रहा है कि 12वें क्वेश्चन में जो गोला ए और बी है वो साइज में इक्वल है। ठीक है भाई, साइज में भी इक्वल है, ठीक है। इसी साइज का कोई तीसरा गोला है वो अनावेशित है। चलो भाई, ये बात देखो, सवाल क्या कह रहा है, एक गोला और है, देखो इसके पास आवेश है, इसके पास भी आवेश है, लेकिन थर्ड एक गोला और है जिसका नाम सी है। अभी फिलहाल ये क्या है, अनावेशित है। चलो जी, अनावेशित है, इसका मतलब इस गोले के पास टोटल आवेश कितना है, 0 है। समझ गए। चलो, प्रश्न क्या कह रहे हैं, ध्यान से पढ़ना। अनावेशित गोला है। अभी यहाँ पर वो कंडीशन आएगी, हमने आवेशन की क्रियाएं पढ़ी थी, हमने प्रेरण या संपर्क वगैरह, वो कंडीशन यहाँ पर काम आएगी। प्रश्न क्या कह रहा है, तत्पश्चात क्या किया जाता है, इसके बाद में ये करना आपको कि तीसरा गोला अनावेशित है, उसको पहले तो उस तीसरे गोले को पहले क्या करोगे, पहले गोले से संपर्क में लाओ, उसके बाद उसको दूसरे गोले के संपर्क में लाओ, और फिर अंत में दोनों से हटा दो और ए और बी के बीच में नया प्रतिकर्षण बल निकालो। देखो, प्रश्न तो थोड़ा सा इसमें मतलब एक उचित प्रश्न नजर आ रहा है। बीच की दूरी, आपको इसमें बीच की दूरी के बारे में चर्चा नहीं दी, इसका मतलब बीच की दूरी यही अपने को रखनी है। अब प्रश्न अनुसार ये क्या कह रहा है कि इस गोले सी को आपको क्या करना है, सर्वप्रथम गोले ए के संपर्क में लाना है। कंडीशन के हिसाब से गोले सी को गोले ए के संपर्क में लाने पर, चलो जी संपर्क में लाते हैं। ये गोला ए, चार्ज क्यू ए, ये गोला सी, चार्ज क्यू सी, और शुरुआत में क्यू सी की वैल्यू कितनी है, 0। ये हम लिख चुके हैं क्योंकि इसके पास कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब क्या कह रहा है प्रश्न ये कह रहा है कि इसको इसके संपर्क में ले आए। अब दोबारा संपर्क में लाने के बाद में इस गोले को यहां से उठा लो, सी को ए के संपर्क में ले आए। अब गोले सी को गोले ए के बी के संपर्क में लाने पर, अब एक बात बताओ, जब ये गोला अपना बी हो गया, इस पे चार्ज क्यू बी, अब ये गोला सी, इससे टच करा दो। अब क्या इस गोले सी पर 0 आवेश है क्या, नहीं। जैसे इसने इसको टच करवाया, टच करवाने के बाद गोले सी पर जैसे ही इसके साथ टच हुआ तो हो गया संपर्क द्वारा आवेशन, और फिर जैसे ही इसको यहां से हटाया, हटाने के बाद में ये जो गोला ए था,
इस पर आवेश रह जाएगा a/2 और हटाने पर c के पास आवेश आ जाएगा a/2, यानी आधा आधा आवेश स्थानांतरित हो जाएगा। देखो C पर पहले आवेश कितना था 0, जैसे ही गोले A से टच करवाया संपर्क द्वारा आवेशन हो गया। अब यहां संपर्क द्वारा आवेशन होता है, ये क्या है संपर्क द्वारा आवेशन, और जब संपर्क द्वारा आवेशन होता है तो दोनों वस्तुओं पर आधा आधा आवेश आ जाता है। अब इस पर तो आवेश है ही नहीं, तो फिर इस पर है आवेश, तो आधा आवेश ये बन गया QA प्लस QC/2, यानी QA/2 आवेश आधा आधा हो गया, क्योंकि ये तो 0 है तो आधा आधा आवेश इस पे आ जाता है। तो इस पर भी आधा आवेश QA/2 और इस पर भी आधा आवेश QA/2। अब इस C को जब B से टच कराओगे तो इस पे जो चार्ज होगा फिलहाल QC का मान वो ये होगा जब इसके टच करवाया जाता है। अब यहां फिर हो गया संपर्क द्वारा आवेशन, संपर्क द्वारा आवेशन एक बार फिर से आपको देखने को मिल रहा है। तो अब इन दोनों पर जो आवेश होगा वो ये होगा QB प्लस QC/2, मतलब QB का मान कितना है QB है, प्लस QA/2 है, QA/2 है, और इसके भाग में क्या चला जाएगा 2। समझ गए बात मेरी। अब जब टच करवाए ना तो इन दोनों पर संपर्क हो गया। अब इन दोनों पर जो आवेश होगा, जैसे इनको अलग अलग रखोगे, ये गोला B, ये गोला C, जैसे इनको अलग अलग करोगे तो आवेश आधा आधा हो जाएगा। तो टोटल चार्ज कितना QB प्लस QA/2, और इसका आधा तो QB प्लस QA/2 का आधा, यानी B और C के चार्ज का आधा। अब B और C पर जो चार्ज है उसका आधा करना है बेटा। यहां ध्यान दो कि QA और QB दोनों बराबर हैं, QA और QB दोनों बराबर हैं, तो यहां मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं QA प्लस QA/2 भाग 2। तो ये बन गया QA और QA/2, ये हो गया कितना 3QA/2, और ये बन गया 3/4 QA। नहीं समझे बात मेरी? ये आएगा 3, 2 लघुत्तम आ गया तो 2 1 3 QA/2, और भाग में 2 पड़ा है तो 3 QA/4 आ जाएगा। मतलब इस पे जो नया चार्ज है वो आएगा 3 QA/4, और इस पर भी जो नया चार्ज आएगा वो आएगा 3 QA/4। देखो दोबारा समझो इस सवाल को। प्रश्न ये कह रहा है कि अपने पास 2 गोले थे A और B, दोनों पर इक्वल चार्ज था, A और B दोनों पर समान चार्ज था। एक तीसरा गोला लिया मैंने C, जिस पर कोई चार्ज नहीं था, पहले इसको A से टच करवाया, जैसे ही टच करवाया संपर्क द्वारा आवेशन हो गया, और जब संपर्क द्वारा आवेशन होता है तो दोनों वस्तुओं पर आधा आधा आवेश आ जाता है। अब दोनों में से इसके पास तो पहले कुछ था ही नहीं, 0 आवेश था, इसके पास था कितना QA, तो आधा आधा कितना हो गया QA/2 और QA/2, यानी इसके पास भी QA/2 और इसके पास भी QA/2। अब इस C को B से टच कराओ, अब करवाना है B से टच। अब B से टच करवाओगे तो अब ये फिर संपर्क द्वारा आवेशन हो गया, और जब संपर्क द्वारा फिर आवेशन होगा तो अब जो चार्ज होगा वो कुल चार्ज का आधा आधा बढ़ जाएगा। तो टोटल चार्ज हो गया QB प्लस QC कह दो, या QB प्लस QA/2, ये टोटल चार्ज हो गया, और इसका आधा चार्ज। अब इसका आधा करोगे ना, क्योंकि QA और QB बराबर है, तो इसका आधा आता है 3/4 QA, यानी इसके पास भी इतना आएगा और इसके पास भी इतना आएगा। अब आ गई ये 2 नई कंडीशन। अब सवाल ये कह रहा है प्रश्नानुसार गोले A और B के बीच में आपको नया बल निकालना है। अब जो ये सब कुछ करने के बाद में जो गोला A है इसके पास चार्ज बचा है QA/2, गोले A के पास चार्ज कितना बचा है QA/2, और जो गोला B है इसके पास चार्ज बचा है 3 QA/4, और बीच की डिस्टेंस वही कितनी 0.5 मीटर, नो चेंज, क्योंकि दूरी के बारे में कोई चर्चा ही नहीं है सवाल में, इसका मतलब दूरी वही रखनी है। अब बताओ एक नया बल क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ, उस नए बल की गणना करनी है, और वो नया बल कैसे निकलेगा बताओ। वो नया बल आप आराम से निकाल सकते हो, वही सूत्र अपना F बराबर, वो नया बल आ जाएगा नया प्रतिकर्षण बल। यही पूछा है आपको, ऐसे आपसे ये सवाल पूछ सकता है, तो वो आ जाएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
QA/QB/r² होता है। इसकी वैल्यू आपको पता है, इसको एक बार पहले वैसे लिख देता हूँ। QA की जगह आपको रखना है QA/2। QA का मतलब पहले गोले पर आवेश, तो पहले गोले पर आवेश जो है QA/2 है। ठीक है, ये समझ जाओगे, क्योंकि Q इसको डैश लगा देता हूँ, क्योंकि QA और QB आपने पहले लिख दिया, तो QA' जो है वो नया ये बच गया QA/2, और दूसरे पर आवेश बचेगा 3QA/4/r²। अब आगे आप सवाल कर सकते हो, मैं नहीं करवाऊंगा क्योंकि सारी वैल्यू आपके पास है, कैलकुलेशन करनी आपको आती है। 1/4πε0, इसको सॉल्व करोगे तो कितना बन गया 3/8 QA² देन 3/8 1/4πε0 की वैल्यू ये रही, और QA का मान कितना था 6.5 × 10⁻⁻⁷ R का मान कितना था 0.5 और यहाँ से वो नया बल आ जाएगा, किस में आएगा, न्यूटन में आएगा। इस प्रकार ये आप अपना जो 13वां क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, ये आपका 13वां क्वेश्चन है, लिखिए इसकी जगह 13वें क्वेश्चन की जगह ये पार्ट्स। बाकी वो पहले वाला जो हिस्सा है वो आपने लिख लिया होगा, मेरे हिसाब से मैंने हटा दिया यहाँ बोर्ड से, तो ये नोट कीजिए। ये आपका 13 नंबर क्वेश्चन है। थोड़ा क्वेश्चन तो बड़ा है लेकिन आसानी से हो जाएगा मेरे हिसाब से, सिंपली कंडीशन है। चलो जी, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। हटा दूँ इसको। 14 नंबर क्वेश्चन एक छोटा सा थ्योरिकल क्वेश्चन है, वैसे सिंपल है। क्वेश्चन को देखकर आपको कुछ जवाब देना है, उसके बाद में छोटे छोटे प्रश्न हैं। आपको 3 आवेशित कणों के पथ दिए गए हैं इस प्रश्न के अंदर। प्रश्न कह रहा है कि एक जैसा विद्युत क्षेत्र है, इसमें 3 प्रकार के आपको चिन्ह बनाए गए हैं, 3 कणों के चिन्ह हैं, उनके चिन्ह 3 कणों के पथ लिखे हुए हैं, और उस पथ को देखकर आपको इन कणों के चिन्ह बताने हैं। जैसे विद्युत क्षेत्र एक जैसा है भाई, ये बात ध्यान रखना। 14 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, जैसे ये पहली प्लेट है, ऐसे एक विद्युत क्षेत्र की एक परत बना रखी है, ये विद्युत क्षेत्र है, और ऐसा लिखा हुआ है कि ये x है और ये y है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या बनाया गया है, देखो इस सवाल के अंदर क्या कह रहा है आपसे कि इसके अंदर आपको 3 पथ दिए गए हैं। तो इसमें अपने को क्या दिया है कि इसमें Q आवेश और उसके लिए आपको संहति का अनुपात भी बताना है। ठीक है, तो देखो क्या दिया इसमें आपको 3 कणों के पथ दिए हुए हैं। जैसे पहला जो कण है उसका पथ कुछ इस प्रकार दिया हुआ है, यहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है, दूसरे कण का पथ ऐसे लिखा हुआ है, ये 2 नंबर लिखा हुआ है, और एक ऐसे लिखा हुआ है 3 नंबर। ठीक है, कुछ इस प्रकार का ये डायग्राम है जहाँ मैं देख पा रहा हूँ। इसमें क्या लिखा हुआ है कि एक तो ये बताना है कि इनके चिन्ह बताओ। देखो चिन्ह देखकर आपको ऐसा लग रहा है, सिंपल सी बात है, ये जो 2 कण है, ये 2 कण पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, और ये एक कण ऐसा है जो नेगेटिव की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो मैं तो ये कहूँगा कि जो अपना पहला कण और दूसरा कण है ना, ये दोनों कण ऋणावेशित कण है। पहली बात तो ये दोनों कण कैसे हैं, ऋणावेशित कण है। और जो तीसरा कण है ना, जो तीसरे कण का जो पथ लिखा हुआ है, तीसरा कण जो है वो धनावेशित है। ये बात तो आपके समझ में आ गई, क्योंकि ये धनावेशित कण है तभी नेगेटिव की तरफ जाएगा, और पॉजिटिव की तरफ वही टर्न होगा जो नेगेटिव होता है, क्योंकि प्लस को माइनस से खींचता है और माइनस को प्लस खींचता है। इसलिए ये कण नेगेटिव कण थे, इसलिए धनावेशित प्लेट की ओर ये मुड़ गए, और ये कण पॉजिटिव कण है इसलिए ऋणावेशित प्लेट की ओर मुड़ गया। ये आपका क्वेश्चन है, इसमें ये पूछा है कि उसके चिन्ह बताओ, तो मैंने तीनों आवेशों के चिन्ह बता दिए, पहला, दूसरा नेगेटिव और तीसरा पॉजिटिव कण अपना होने वाला है। उसके बाद में ये कह रहा है कि इनमें से किस कण की संहति, आवेश संहति अनुपात अधिकतम होगा, ये भी पूछा हुआ है। इसमें से किस कण के लिए Q/m का मान अधिकतम होगा, किस कण के लिए Q/m का मान अधिकतम होगा, कौन सा ऐसा कण है जिसमें Q/m का मान सबसे ज़्यादा होगा। अब Q/m एक प्रकार से आवेश संहति अनुपात कहलाता है, विशिष्ट आवेश एक प्रकार से ये हो गया। तो ये यहाँ पर और तो कुछ दिया हुआ नहीं है कि कण आवेश है तो कैसा आवेश है, कुछ नहीं दिया अपने को, सिर्फ पथ दिया हुआ है, पथ से विचलित हो रहे हैं। तो अपने इसका विस्थापन देखें कि कितना विचलित हो रहे हैं, और चित्र में भी देखकर स्पष्ट आ रहा है नज़र कि तीसरा कण का जो विस्थापन है वो सबसे ज़्यादा है। बाकी ये 2 कण धीरे धीरे विस्थापित हुए, लेकिन तीसरा कण सबसे ज़्यादा टर्न हुआ है, इसलिए तीसरे कण का विस्थापन सबसे ज़्यादा है। तो मैं एक बात लिख रहा हूँ कि माना किसी क्षण
किसी t समय पर या क्षण पर t समय पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो मैं कह देता हूँ E है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, तथा कण का विस्थापन अगर देखूं, एक मिनट अपने ये वैल्यू निकाल के देख रहे हैं क्योंकि विस्थापन से ही निकालेंगे, y है तो आप ये कहोगे कि गति की एक समीकरण होती है, दूसरी समीकरण विस्थापन और समय के हिसाब से, तो y बराबर होता है ut प्लस हाफ at² होता है। ये हमने समीकरण पढ़ी है, ठीक है। अब प्रारंभिक वेग हम 0 मान लें क्योंकि अमूमन किसी भी वस्तु का, क्योंकि जब ये वस्तु गतिशील है तो प्रारंभ में शुरुआत में स्थिर ही थी, तो प्रारंभ में ये कण स्थिर माने तो y बराबर हो जाएगा हाफ at²। ये विस्थापन समीकरण हो गई। अब यहाँ a क्या चीज़ है, इन आवेशित कणों का त्वरण है। देखो त्वरण क्यों उत्पन्न हुआ, त्वरण तब उत्पन्न होता है जब गति में परिवर्तन होता है, वेग में परिवर्तन होता है, तब त्वरण उत्पन्न होता है, आप सब जानते हो। यहाँ पर त्वरण उत्पन्न होने वाले चांस हैं, क्यों हैं, क्योंकि ये जो दोनों पार्टिकल जो भी कण थे वो नेगेटिव कण था और ये जो कण था वो पॉजिटिव कण था, इसलिए यहाँ पर त्वरण उत्पन्न होने के चांस बन रहे हैं। क्योंकि जैसे ये कण इस विद्युत क्षेत्र में, ये विद्युत क्षेत्र का एरिया है, जब प्रवेश करते हैं तो इन पे बल लगता है और जहाँ बल लगता है वहाँ त्वरण होता है। बल लगा, इन दोनों कणों पर बल लगा जिसकी वजह से ये पॉजिटिव की ओर मुड़ गए और इस पर बल लगा उसकी वजह से ये नेगेटिव की ओर मुड़ गए। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ लिख रहा हूँ, चूंकि आवेशित कण पर बल लगता है, आवेशित कण पर विद्युत क्षेत्र में बल लगता है, उस बल की वैल्यू होती है F बराबर QE। होती कि नहीं होती, ये हमने पढ़ा है कि आवेशित कण पे लगने वाला बल F बराबर QE होता है। अब धनावेश है तो प्लस QE कर दो, ऋणावेश है तो माइनस QE कर दो। और बल का सूत्र होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। क्या ऐसा मैं लिख सकता हूँ, द्रव्यमान इंटू त्वरण? तो यहाँ से त्वरण का सूत्र आ गया QE/m। बताओ ये चीज़ समझ में आई क्या? ये त्वरण का सूत्र है। यहाँ से त्वरण की वैल्यू यहाँ रख दूँ तो y बराबर आ जाएगा 1/2 QE/m गुणा t²। अब इस सूत्र में आप थोड़ा सा ध्यान दो कि 1/2 कांस्टेंट है और t समय मैंने फिक्स ले लिया, विद्युत क्षेत्र को मैंने परमानेंट E लिख दिया। जब T फिक्स है, E फिक्स है, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि Q/m का मान विस्थापन के समानुपाती है, यानी y समानुपाती होगा Q/m, क्योंकि जो जो मैंने कांस्टेंट यहाँ पर लिए हैं उन सबको कांस्टेंट को इस चिन्ह के अंदर ट्रांसफर कर दिया, तो y किस पे डिपेंड कर रहा है, Q/m पर। और अपने को ये बताना है कि किस कण का विशिष्ट ये अनुपात है Q/m सबसे अधिक होगा। तो Q/m किस पे निर्भर कर रहा है, y पे निर्भर कर रहा है। कहने का अर्थ है जिस कण का विस्थापन सबसे ज़्यादा है Q/m का मान उसका ज़्यादा होगा, जिसका विस्थापन कम है Q/m का मान कम होगा। तो यहाँ स्पष्ट जाहिर है कि सबसे ज़्यादा विस्थापन तीसरे कण का हो रहा है, तो आप यहाँ लिखोगे तीसरे कण का विस्थापन सबसे ज़्यादा है। चूँकि y समानुपाती Q/m है, इसलिए तीसरे कण के लिए Q/m का मान भी सर्वाधिक होगा। ये आपका सवाल नंबर 14 का दूसरा भाग है बेटा, ये दूसरा आपको भाग यहाँ पर समझना है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ 15 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। एक दो सवाल और कर लेते हैं, फिर 23-24 क्वेश्चन है, बचे हुए क्वेश्चन अपने नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे या एक वीडियो और बना देंगे इससे संबंध में, ठीक है। एक क्लास और बन जाएगी, उसके बाद नए वीडियो से नई क्लास स्टार्ट कर देंगे, ऐसे कर लेंगे अपने। चलिए एक पर्सन और देखिए अपने 15 नंबर क्वेश्चन, बचे हुए क्वेश्चन अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे बेटा। क्या कह रहा है, एक समान विद्युत क्षेत्र 3 × 10⁻³ I कैप न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। 15वां क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र दे रखा है 3 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलाम। अब यहाँ वेक्टर लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है I कैप। अब देखो सदिश वाली जो बातें थी 3 × 10⁻³ है वो यहाँ पर काम आएगी। अब ये जो विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है न्यूटन प्रति कूलाम, तो इसका मात्रक है। आई कैप का मतलब होता है x की धनात्मक दिशा, ये आपको पता है। अब अगर मैं इस बोर्ड पर इस x की धनात्मक दिशा इस तरफ मानूं, मान लो ये x है, तो x की धनात्मक दिशा को आई कैप से लिखते हैं, ठीक है। y वाली दिशा को j कैप से और z वाली दिशा को k कैप से लिखते हैं। अब इसका मतलब आई कैप की जो दिशा है वो ई की दिशा है, अर्थात ये आई कैप है, तो इसका मतलब अपना विद्युत क्षेत्र भी इधर है।
समझ गए बात मेरी। आई कैप, और इसका मतलब ये होता है इधर आई कैप की डायरेक्शन और इधर ई की डायरेक्शन इक्वल होने वाली है, ठीक है। वैल्यू आपको पूछे, इसका रिजल्ट परिमाण पूछे, परिमाण की बात करूं, परिमाण देखूं विद्युत क्षेत्र का, तो वो ई का मापांक ले लो, और मापांक लेोगे तो दिशा हटा दो, तो ये परिमाण बच जाएगा। यानी जब दिशा की बात करें तो ये हो जाएगी, वैल्यू की बात करें तो ये हो जाएगी। चलिए, इसके भी दो पार्ट दिए हुए हैं। अब देखो प्रश्न थोड़े से बड़े बन जाते हैं क्योंकि इसके दो दो पार्ट दिए हुए हैं कि एक इस क्षेत्र के अंदर 10 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग YZ तल के समांतर है तो फ्लक्स क्या होगा। देखो आपको XX दिशा के अंदर विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है और एक वर्ग है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है, वो YZ तल में है, तो उसमें से निकलने वाला फ्लक्स बताओ। ये पहला सवाल कह रहा है, ठीक है। एक वर्ग है, वर्ग की भुजा, पहला सवाल है, वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर कह दो या 0.1 मीटर, ठीक है, तथा YZ तल में है, YZ तल में स्थित है। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स बताओ। तो आपको इससे गुजरने वाले फ्लक्स की गणना करनी है। चलो इसके डायग्राम को मैं यहाँ कुछ इस प्रकार समझाता हूँ आपको, थोड़ा सा समझना कि सर ये XX होता है, ये YX होता है, और ये जो ZX है ये आपको पता है इस प्रकार बाहर की ओर होता है। अब बोर्ड पर तो इसको ऐसे ही बनाना पड़ेगा, जबकि होता ये इस प्रकार है, ठीक है। ये डायरेक्शन है, ये आई कैप की डायरेक्शन है, ये जे कैप होता है, और इसकी दिशा में एकांक सदिश के कैप होता है। अपना विद्युत क्षेत्र इस तरफ है, ये अपना विद्युत क्षेत्र है आई कैप की दिशा में, ई वेक्टर। समझ गए बात मेरी। अब एक बात बताओ, इस चीज को थोड़ा सा ऐसा समझना कि जैसे सपोज ये कमरा है, तो इस कमरे के अंदर मैं एक अखबार का टुकड़ा ले रहा हूं, ध्यान देना। इस कमरे के अंदर, ठीक है, थोड़ा सा आप इसको समझने का प्रयास करना। यहां से जैसे देखो बेटा, ये XX, ये YX, ठीक है। ZX ऐसे होने वाला है, जैसे ये जो पेन है ना, ये पेन फिलहाल ZX में है। अभी ये बोर्ड पर तो ऐसे बना हुआ है, लेकिन ऐसे ZX में है। समझ गए बात मेरी। ये पेन कहाँ है, ZX में है, दिख रहा है। ये जो तल होता है वो XY तल होता है, और ये जो अखबार मैंने यहां इस पेन के अकॉर्डिंग लगा दिया, ये एक प्रकार से तल बन गया। देखो ये तल बन गया, समझ में आ रही बात मेरी। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, ये एक तल बन गया। इस अखबार की इमेज करो, ये अखबार एक तल बन चुका है, ठीक है। और वो तल क्या होगा, देखो ये Y है, ऊपर क्या है Y, इधर क्या है Z, तो ये तल हो जाएगा YZ। क्या हो जाएगा, YZ। ये तल, ये YZ ऐसे, ये YZ तल हो गया। ये क्या हो गया, XY। और ये होता है ये जो तल है ना, ये तल, ये ऐसे, ये तल, यानी अखबार ऐसे लिख, ये कहलाता है XZ। क्या कहलाता है, XZ। अब हमारा वर्ग कहाँ है, YZ में है, मतलब हमारा वर्ग ऐसे है, YZ में। अब YZ ऐसे हो गया, ऐसे, समझ गए, क्योंकि ऊपर Y इधर Z, तो ये बन गया YZ तल। और हमारा वर्ग YZ तल में ऐसे रखा हुआ है। अब वर्ग अपना ऐसे है 10 सेंटीमीटर भुजा का, तो ये वर्ग YZ तल में, और इसमें से विद्युत क्षेत्र इस तरफ है। और जब विद्युत क्षेत्र इस तरफ है तो मुझे एक बात बताओ, बल रेखा इसमें से गुजरेगी कि नहीं गुजरेगी, गुजरेगी सर, कन्फर्म है। फिर दूसरी बात, ये जो YZ तल में हमारा वर्ग है, इसके क्षेत्रफल की दिशा भी बाहर की ओर होगी। मतलब कहने का अर्थ है हमारा जो वर्ग है ना, वो इस प्रकार YZ तल में ऐसे स्थित होगा। इस प्रकार किस तल में होगा, YZ तल में। तो इसका जो क्षेत्रफल है इस तल का, वो क्षेत्रफल भी बाहर की ओर होगा, क्योंकि तल के लंबवत बाहर की ओर क्षेत्रफल की दिशा होती है। अब इधर भी ले सकते हो बाहर की ओर, लेकिन हमें XX दिशा में अध्ययन करना है, क्योंकि हमारा विद्युत क्षेत्र इस तरफ ही दिया हुआ है, तो हम इसी तरफ अध्ययन करेंगे। तो ये YZ तल हो गया, तो ये जो क्षेत्रफल की दिशा है वो तल के लंबवत बाहर की ओर होगी। तो यहाँ फ्लक्स की परिभाषा ये कहती है E.ds या EDS cos थीटा
ठीक है, और पूरे पृष्ठ के लिए निकालते हैं तो यहाँ कर देते हैं समाकलन। तो फाई ई बराबर थीटा क्या चीज़ है, थीटा है सर ई और ds के बीच का कोण है, और यहाँ थीटा की वैल्यू है 0 डिग्री, क्योंकि इस तरफ विद्युत क्षेत्र और इसी तरफ क्षेत्रफल की दिशा। तो ये पूरे पृष्ठ के लिए E का मान आपको दिया है, ds cos 0 का मान 1 हो गया। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं, E तो बाहर ले लिया, ये बच गया ds। ds क्या चीज़ है, ds अल्पास का क्षेत्रफल होता है, और पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है किसका। तो एक बात बताओ, ये एक वर्ग है, नहीं समझे क्या बात मेरी, और वर्ग का ये भुजा दी हुई है, तो वर्ग का पूरा क्षेत्रफल होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा फ्लक्स फाई ई बराबर, इसका मान दे रखा है 3 × 10⁻³ और भुजा का स्क्वायर यानी 0.1 का स्क्वायर, ये फ्लक्स आ जाएगा। और फ्लक्स का मात्रक क्या होता है बताओ, फ्लक्स का मात्रक होता है, देखो मैंने मात्रक बताया था फ्लक्स का, न्यूटन प्रति कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर, मात्रक याद होने चाहिए, ये फ्लक्स आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आप पहली कंडीशन में फ्लक्स की गणना कर सकते हो। बताओ ये सवाल समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्षेत्रफल ds अल्पांश का क्षेत्रफल होता है, ds अल्पांश है और पूरा पृष्ठ। अब इस पर अगर अल्पांश ले लूंगा तो इन पूरे अल्पांश को मिलाऊंगा तो ये पूरा वर्ग ही बनेगा, और वर्ग का पूरा क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर होता है। उसके बाद में आता है पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, उसके बाद में ये कह रहा है इसी का दूसरा सवाल, वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात करो यदि ये x एक्स से 60 डिग्री कोण पे रखा हुआ है। इसका दूसरा कोण वही वर्ग है, लेकिन फिलहाल ऐसे सीधा नहीं रखा हुआ है, बल्कि x एक्स से 60 डिग्री कोण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यही पूरा वर्ग 60 डिग्री कोण पर झुकाया हुआ है, यानी यहाँ सेकेंड कंडीशन में थीटा कितना दे रखा है, 60 डिग्री। अब मुझे एक बात बताओ, ये वर्ग था अपना, ये अखबार का टुकड़ा मैंने वर्ग मान लिया, अब ये वर्ग में x एक्स से 60 डिग्री कोण पे झुका दूंगा। जैसे इसको x एक्स से मैं 60 डिग्री कोण पर झुकाऊंगा, ऐसे झुका दिया, तो विद्युत क्षेत्र के साथ जो कोण पहले 0 था वो 60 डिग्री कोण झुक गया। तो कहने का अर्थ ये है कि यहां पर थीटा चेंज हो गया, तो फ्लक्स हो जाएगा फाई ई बराबर E इंटू ई डी एस कोस थीटा होता है पूरे पृष्ठ के लिए। तो इस बार यहाँ पर ई डी एस कोस 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, बाकी आप सब जानते हो, ई बाहर आ जाएगा। ठीक है, और डी एस इसका समाकलन हो जाएगा, और कोस 60 का मान कितना होता है सर, कोस 60 का मान तो शायद 1/2 होता है। ठीक है, यहाँ पर हम कोस 60 की वैल्यू रख देंगे, और डी एस की वही आ जाएगा भुजा का स्क्वायर गुणा 1/2। और ये पूरी कैलकुलेशन आप सोल्व कर सकते हो, और पूरी कैलकुलेशन सोल्व करके यहाँ से आप फ्लक्स की गणना कर सकते हो, न्यूटन प्रति कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर में ये फ्लक्स आ जाएगा। ये आपका सवाल नंबर हो गया 15 नंबर क्वेश्चन। जब सीधा रखा हुआ था थीटा का मान कितना, 0 डिग्री, और जब इसको x एक्स से 60 डिग्री कोण पे झुका दिया, जैसे ही इसको 60 डिग्री कोण पे झुकाओगे तो E और ds के बीच का कोण 60 डिग्री हो जाएगा। जैसे फिलहाल ऐसी कंडीशन, ये मेरी हथेली वर्ग है, ये थीटा 0 है, इधर विद्युत क्षेत्र है, अब इधर विद्युत क्षेत्र है, थीटा 0 है, लेकिन मैंने इसको x एक्स से, ये x एक्स है, x एक्स से 60 डिग्री कोण पर झुका दिया। जैसे ही झुकाऊंगा तो इधर विद्युत क्षेत्र, अब ये कितना, अब 0 है, लेकिन जब पूरा पृष्ठ झुका दिया तो विलंब भी झुक जाएगा, तो अब ये थीटा हो जाएगा 60 डिग्री। इसलिए कोस E और ds के बीच का कोण थीटा होता है, वो 60 डिग्री होने की वजह से अपना नया फ्लक्स ये आ जाएगा। तो बेटा आज की क्लास में इतना ही। ठीक है, बस थोड़ा सा समझना, प्रैक्टिकली समझना थोड़ा सा, कोई बस जैसे कमरे के अंदर ये आप से समझ सकते हो, कमरे के अंदर कमरे की 3 दीवारें होती हैं, तो ये x एक्स मानूँ, ये ज़मीन को x मानूँ, इसको y मानूँ, तो ये जो कोर होती है z बन जाती है। तो इस प्रकार आप ये एग्जाम्पल समझ के कर सकते हो बेटा। चलिए 5-10 उदाहरण और है, तो इसका मैं एक नया वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो 29 नंबर वीडियो हो जाएगा। इसके बाद अपने नए वीडियो से यह नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि उस वीडियो में वो उदाहरण कंप्लीट करेंगे तो थोड़ा समय लगेगा। तो अगली क्लास में फिर मिलते बेटा, तब तक के लिए धन्यवाद।